दरबार मूव 156 वर्षों का दरबार मूव का इतिहास लगभग आज से 1 साल पहले खत्म हो गया, जब सरकार ने यह फैसला किया कि अब वो ट्रकों का काफिला जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आया जाया नहीं करेगा। सरकार ने यह कहा कि ई ऑफिस अब रियलिटी बन चुका है। ई ऑफिस के जरिए सारी फाइल मूवमेंट जो है वो अब ऑनलाइन होगी। और उसके बाद एक और अध्यादेश जारी किया जिसमें कश्मीर घाटी के मुलाजमों से यह कहा गया कि आप घाटी में रहेंगे और जम्मू संभाग के मुलाजमों से यह कहा गया कि आप जम्मू संभाग से ऑपरेट करेंगे। विभाग बांट दिए गए, कुछ विभाग कश्मीर में काम करेंगे और कुछ विभाग जो है वो जम्मू में काम करेंगे। विभागों के बांटने का क्राइटेरिया क्या था किसी को मालूम नहीं, लेकिन सरकार ने यह तय किया। जब सरकार ने यह तय किया तो इस दरबार मूव की प्रैक्टिस को खत्म होने के बाद कुछ एक समाजसेवी संस्थाओं ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है हमारी, एक लंबे समय से हम इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और हम चाहते थे कि दरबार मुकम्मल तौर पर एक जगह पर रहना चाहिए, जम्मू में भी रहना चाहिए, कश्मीर में भी रहना चाहिए। वो उनका तर्क ये था कि घाटी में सर्दियों के मौसम में जब घाटी के लोगों को दरबार की जबरदस्त जरूरत होती है तो उस समय दरबार जम्मू में होता है, और जिस समय गर्मियों के मौसम में जम्मू के लोगों को दरबार की जबरदस्त जरूरत होती है तो दरबार घाटी चला जाता है। यह तर्क था उनका। वो ये भी कह रहे थे कि दोनों जगह पर सिविल सचिवालय को फंक्शनल रखा जाना चाहिए। सरकार का तर्क ये था करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च होता है, और करोड़ रुपया खर्च होने के साथ साथ में बहुत बड़ा काफिला जम्मू से कश्मीर जाता है और बहुत बड़ा काफिला कश्मीर से जम्मू आता है। उसके बाद सरकार ने एक और अध्यादेश जारी किया। स्टेट्स डिपार्टमेंट से यह कहा कि आप तमाम सरकारी मुलाजिम जितने कश्मीर घाटी के हैं उनके पास जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जम्मू में है वो सब वापस ले लीजिए, फौरन वापस ले लीजिए। और उस ऑर्डर में यह भी कहा गया, टाइमलाइन भी तय कर दी गई, इस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपने ये तमाम जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हैं इन तमाम लोगों से वापस ले लेनी है। स्टेट्स डिपार्टमेंट ने उस अध्यादेश का जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर का पालन किया। नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ी तादाद में जो कश्मीर घाटी के कर्मचारी हैं जो सर्दियों में जम्मू आया करते थे और उनके पास जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जम्मू में थी, सरकारी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जम्मू में थी, वो उनसे वापस ले ली गई। तब बहुत बड़ी तादाद में, पिछले दिनों तो हंगामा था, जो डिप्टी डायरेक्टर स्टेट्स का दफ्तर जम्मू में है उस दफ्तर में एक मेला लगा हुआ था। बड़ी तादाद कश्मीरी मुलाजिमों की वहां पर थी। जो कर्मचारी वहां पर केवल मात्र इसलिए आए थे कि हमें एनओसी मिलना चाहिए ताकि हम अपने डिपार्टमेंट को ये बताएं कि जी हमने अपनी जो सरकारी अकोमोडेशन जम्मू में थी वो छोड़ दी है। ये सब कुछ जब हुआ तो उसके बाद जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक दिन के बंद की कॉल दी। हालांकि बंद के कई और कारण थे, मगर उनमें से एक कारण यह भी था जो जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने हमसे बात करते हुए कहा। उन्होंने ये कहा कि दरबार मूव जम्मू संभाग की इकोनॉमी में बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट करता था। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे मोटे कारोबारियों को ही सही, लेकिन दरबार मूव एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दरबार मूव केवल मात्र सिर्फ ये नहीं था कि दुकानदारों के लिए फायदा था। दरबार मूव जब भी होता था नवंबर के महीने में, जब घाटी से दरबार जम्मू आता तो उसके साथ में जो बहुत बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी आते थे वो यहाँ किराए के मकानों में रहते थे। उन किराए के मकानों में रहने से उन मकान मालिकों को फायदा होता था। वो बाजारों में शॉपिंग करने के लिए आते थे, उसका फायदा भी आम कारोबारियों को होता था। तो दरबार मूव इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज भी था। कल्चरल एक्सचेंज को लेकर उन्होंने ये कहा कि कश्मीर घाटी के लोगों को जम्मू आने का मौका मिलता, वो जम्मू आते और जम्मू आने के बाद उन्हें जम्मू के लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता। कल्चरल एक्सचेंज भी इससे होता था। ये सारी बातें उन्होंने कही। अन्य और कई बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने ये कहा कि दरबार मूव का ये जो फैसला है सरकार का सही नहीं है। ये फैसला जो सरकार ने लिया है जल्दबाजी में लिया है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये सारी बातें हो रही थी। बीच में लेकिन एक ऑर्डर आया। उस ऑर्डर पर भी हमने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या सरकार दबे पांव दोबारा से दरबार मूव शुरू करने जा रही है। और अब जो कुछ और ऑर्डर आए, और उसके बाद मैंने ये भी एक बात आपके साथ कही थी कि दोनों जगह पर सिविल सचिवालय को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल करना सरकार के लिए संभव नहीं है।
सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में कर्मचारी चाहिए घाटी में भी और जम्मू में भी, ताकि सिविल सचिवालय घाटी में भी चले और सिविल सचिवालय जम्मू में भी चले। उस समय मैंने ये कहा था कि अभी फंक्शनल कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा सरकार को, जिस अरेंजमेंट के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि ना ही सरकारी कामकाज में जम्मू में कोई फर्क पड़े और ना ही सरकारी कामकाज में घाटी में कोई फर्क पड़े। उस समय मैंने ये बात कही थी। उसी के चलते नतीजतन ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अंदर खाने ही से ही दरबार मुंह को लेकर कोई एक फैसला लिया है। मेरे पास सरकारी एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर है 1156 JK GAD 2021, 28 अक्टूबर 2021 का ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर में 98 कर्मचारियों के नाम लिखे गए हैं। इसी तरीके से दूसरा एक ऑर्डर इससे पहले 25 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। उस ऑर्डर में भी 186 कर्मचारियों के नाम थे, यानी कुल मिलाकर लगभग 300 कर्मचारी ऐसे हैं जिन कर्मचारियों को सरकारी अध्यादेश के जरिए, सरकारी ऑर्डर के जरिए ये कहा गया है कि सिविल सचिवालय की जम्मू में सही तरीके से कामकाज को इंश्योर करने के लिए, ताकि वहां कामकाज ठीक तरीके से हो, इन मुलाजमीन की जरूरत है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए, सिविल सचिवालय को ठीक तरीके से चलाने के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारे के सारे कर्मचारी जो हैं वो जम्मू चले जाएं और जम्मू में सिविल सचिवालय का कामकाज देखें। और इस ऑर्डर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्टेट्स डिपार्टमेंट से ये कहा गया है, with the request to provide appropriate accommodation in favor of these employees at Jammu wherever required। अब जहां जहां इन कर्मचारियों को एकोमोडेशन की जरूरत है, जहां जहां इनको जम्मू में इनको ठहराने की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा किया जाए। ये 25 तारीख के ऑर्डर में भी है और ये 28 तारीख के ऑर्डर, 25 तारीख के ऑर्डर में भी है और ये 28 तारीख के ऑर्डर में भी है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट्स डिपार्टमेंट को कहा गया है, ये सारे लगभग 300 के करीब करीब कर्मचारी हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कुछ और लिस्टें जो है अगले आने वाले दिनों में और आने वाली हैं, जिन लिस्टों में कुछ और कर्मचारियों के नाम होंगे, जिन कर्मचारियों को जम्मू भेजा जा रहा है ताकि वो जम्मू में सिविल सचिवालय को नवंबर के महीने के बाद फंक्शन रखे। अब हालांकि इसमें कोई डेट नहीं है, टाइम नहीं है, तो समझ से परे है। बहुत सारे लोग जो सिविल सचिवालय के साथ जुड़े हुए हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि कोई डेट तो बताइए, और अगर आपको आज ही इसी नवंबर के महीने में, जब आमतौर पर भी सिविल सचिवालय जम्मू कश्मीर से जम्मू आता था, तो आपको इसी समय क्यों याद पड़ा कि लगभग कोई 300 के करीब करीब कर्मचारियों को जम्मू भेजना पड़ेगा ताकि सिविल सचिवालय ठीक ठाक तरीके से चल सके। अगर दरबार मुंह खत्म हो चुका है, अब दरबार को लेकर भी जब हमारी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर करण सिंह से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि दरबार तो हम थे, जब राजकाज नहीं रहा, जब दरबार ही नहीं रहा तो दरबार मुंह कैसा। उन्होंने ये कहा था कि भाई कोशिश कीजिए कि आम लोगों के बीच में ये बात चली जाए, ये दरबार मुंह नहीं है बल्कि सिविल सचिवालय की मूवमेंट है, सिविल सेक्रेटरीट का मूवमेंट है, जिसमें सीट ऑफ गवर्नेंस जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू जाती है। गर्मियों में ये सीट ऑफ गवर्नेंस जम्मू से घाट कश्मीर चली जाती है और सर्दियां आ चुकी हैं, नवंबर का महीना है, अब सीट ऑफ गवर्नेंस को कश्मीर घाटी से जम्मू आना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्वॉय अब आपको ज्यादातर जम्मू में देखने को मिलेगा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्वॉय आपको घाटी में कम नजर आएगा। तो क्या इसको सिविल सचिवालय का मुंह माने या न माने, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन स्टेट्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी जरूर परेशान होंगे। स्टेट्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी इस बात पर परेशान होंगे कि आपने ही सरकारी एक अध्यादेश जारी किया, जिस सरकारी ऑर्डर के जरिए आपने हमको कहा कि जनाब इन सभी मुलाजमीन से आप सरकारी एकोमोडेशन ले लीजिए। हमने इन सब मुलाजमीन से सरकारी एकोमोडेशन ले ली, अब आप ही दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको दोबारा सरकारी एकोमोडेशन दे दीजिए। तो अगर इन्हें एकोमोडेशन देना ही था और इनके बगैर काम नहीं चलना था, तो पहले आपने इनसे एकोमोडेशन लेने के लिए क्यों कहा? वो ऑर्डर इशू ही नहीं किया जाना चाहिए था। अगर इनके बगैर काम नहीं चलता तो फिर आपको जरूरत क्या थी इनसे एकोमोडेशन छीनने की? और उसके अलावा दरबार मुल्क के जो मुलाजमीन हैं, अच्छा दूसरी चीज ये कि आपने, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, एकोमोडेशन क्यों अलॉट करनी है अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है? मुलाजमीन तो सर्किट हाउस में भी रह सकते हैं, टीए डीए ले सकते हैं और बाकी जितनी भी उनकी जरूरतें हैं, बाकी जो ऑफिशियली उनका बनता है वो तमाम चीजें आप उनको दे सकते हैं।
सवाल साफ तौर पर यह है कि जिस समय आपने दरबार मुंह पर फैसला लिया और आपने ये तय किया कि अब आज के बाद सिविल सचिवालय जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू नहीं जाएगा, आपको क्लैरिटी के साथ उस वक्त ये बात बतानी चाहिए थी कि हम केवल मात्र ये कह रहे हैं कि ट्रक का मूवमेंट जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू नहीं होगा, लेकिन कर्मचारी जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आते जाते रहेंगे, क्योंकि ये कल्चरल एक्सचेंज का मौका मिलता है। इस कल्चरल एक्सचेंज को बंद नहीं किया जा सकता। और आम आदमी ये भी पूछता है कि जब आपने, क्योंकि खर्चा तो सारा ट्रक की मूवमेंट से होता था, खर्चा तो सारा एसआरटीसी की बसेस की मूवमेंट से होता था, और ये भी कई लोग सवाल पूछते हैं कि आप ये सारी मूवमेंट प्राइवेट ट्रक्स में तो करते नहीं थे। ये सारा जो दरबार मुंह का आपका फर्नीचर, आपके कंप्यूटर्स जो जम्मू से कश्मीर जाते थे, ये तो एसआरटीसी के जरिए जाते थे, और जो पैसा आप देते थे वो आप अपनी ही एक कॉरपोरेशन को देते थे, उससे एसआरटीसी मजबूत होती थी। ये आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। आम लोग ये भी कहते हैं कि फायदा सारा एसआरटीसी को तो था, तो आपने तय कर लिया कि जनाब ये भी नहीं होगा, इससे हम इतना पैसा बचा लेंगे, इससे इतना पैसा बचा लेंगे। इधर से आप एक और कहानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 लाख मुलाजमीन आपने और लगाने हैं, और आपके कुछ नेता तो थोड़ा और आगे चले जाते हैं, कहते हैं 4 लाख कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आपने और एम्प्लॉय करने हैं। 5 लाख के लिए तनख्वाह जो है वो आपको सेंटर से, केंद्र से लानी पड़ती है। 9 लाख हो जाएंगे तो तनख्वाह कहां से लाएंगे? क्या वो खर्चा एडिशनल खर्चा नहीं होगा? तो इसीलिए जिस समय आप जम्मू कश्मीर में कोई ये बड़े फैसले करने लग जाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों से, जम्मू कश्मीर के बुद्धिजीवियों से, जम्मू कश्मीर में उन तमाम लोगों से जो जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करना जरूरी है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी बातचीत करना जरूरी है, और अलग अलग और जो चैंबर्स हैं उनसे बातचीत करना जरूरी है। आप अगर जम्मू कश्मीर में एक नई तरीके की एक फिजा कायम करेंगे जिसमें आप ये कहेंगे कि हम आम नागरिकों से बात नहीं करेंगे, यहां के एसोसिएशनों से, यहां के चैंबरों से बात नहीं करेंगे, और हम अपनी मनमर्जी के फैसले ले लेंगे, तो वो फैसले पायदार नहीं होंगे। आने वाले वक्त में वो फैसले आपको भारी पड़ेंगे, जैसे आपको दरबार मुंह का फैसला भारी पड़ गया है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहता है कि इससे हमारे कारोबार को नुकसान होता है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कहता है कि इससे कल्चरल एक्सचेंज खत्म हो रहा है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलावा और कई बुद्धिजीवी हैं जो ये कहते हैं कि घाटी से जो बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारी जम्मू आया करते थे, उससे जम्मू के कारोबारियों को फायदा होता था। ये यहाँ का आम कारोबारी बोल रहा है, ये यहाँ के आम नागरिक और आम दुकानदार ये बात हमसे करते हैं। अगर ये सत्य है तो फिर आपने दरबार मुंह का जिस समय फैसला लिया उसमें केवल मात्र इतना कहते कि ट्रक्स का एक्सचेंज बंद, गाड़ियों का एक्सचेंज बंद, सरकारी कर्मचारी आते जाते रहे। और मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, उसको रिट्रेट कर रहा हूं मैं, कि जब तक आपके पास दोनों जगह पर सिविल सचिवालयों को फंक्शनल रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं होंगे, तब तक आप दोनों जगह पर सिविल सचिवालय नहीं चला सकते। आपका ई गवर्नेंस हो, आपका पी गवर्नेंस हो, या आपका टी गवर्नेंस हो, गवर्नेंस का कोई भी मॉडल हो, गवर्नेंस का कोई भी मॉडल कर्मचारियों को रिप्लेस अभी नहीं कर सकता। रोबोट्स से आप काम नहीं चला सकते, और कंप्यूटर्स पर आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वक्त आपका कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, क्या करेंगे? उसके बाद तो फाइल ही आपको ढूंढनी है ना, फाइल ढूंढ कर निकालनी है, और फाइल ढूंढ कर निकालनी है, और उसके बाद वही फाइल जो फाइल आप चाहते हैं आपको मिलनी चाहिए। तो ह्यूमन जो आम सरकारी कर्मचारी है उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है, पर्याप्त मात्रा में दोनों जगह कर्मचारी आपके पास नहीं है। और उसके बाद एक और चीज, एक डिपार्टमेंट में अगर आपको 12 लोग चाहिए, 28 क्यों लगाएंगे आप, 24 क्यों लगाएंगे आप? अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो सिविल सेक्रेटरीट में दफ्तर है, उस दफ्तर को चलाने के लिए 12 लोगों की जरूरत है, तो 24 क्यों लगाएंगे? अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक सचिव है, तो क्या जम्मू कश्मीर में 2 सचिव होंगे? क्या स्टेट्स डिपार्टमेंट में अगर एक सचिव है तो क्या जम्मू कश्मीर में 2 सचिव होंगे? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अगर एक सचिव है तो क्या 2 सचिव होंगे? अगर 2 सचिव होंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है जम्मू को आपको अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे देखना होगा, और कश्मीर घाटी को अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे देखना होगा, क्योंकि ये तो कहीं नहीं होता। या आपको ये तय करना है कि क्या आप जम्मू कश्मीर में परमानेंट कैपिटल देखना चाहते हैं, या तो आपको जम्मू को परमानेंट कैपिटल डिक्लेयर करना होगा, या आपको श्रीनगर को परमानेंट कैपिटल डिक्लेयर करना होगा। क्यों? एक और दिक्कत आपको आने वाले दिनों में आएगी। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं है। कल चुनाव होंगे, जिस समय यहां पर चुनावों के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुने जाएंगे, तो आपको आपका बजट सेशन होना है, आपकी असेंबली लगनी है। तो असेंबली जब लगनी है तो वो जम्मू में भी लगेगी, कश्मीर में भी लगेगी। अब
जब जम्मू में लगानी है तो असेंबली के मुलाजिम आपको घाटी से जम्मू बुलाने हैं। जब कश्मीर में आपका असेंबली सेशन होगा तो आपको जम्मू से मुलाजिम जो है, कर्मचारी जो है, वो कहां ले जाने हैं? घाटी ले जाने हैं। अब खुद सोचिए, इस कंफ्यूजन और कियोस्क की स्थिति में जहां पर आपकी कोई भी चीज क्लैरिटी के साथ आम नागरिकों के सामने नहीं है, आम कारोबारियों के सामने नहीं है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता रहा कि जब आप दरबार मूव को लेकर फैसला लेते हैं, जब आप सिविल सचिवालय को लेकर फैसला लेते हैं, फैसला लेने से पहले आम लोगों से, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, अलग अलग कारोबारी संगठनों से, अलग अलग बुद्धिजीवियों से बात करना बड़ा जरूरी था। यदि आपने बात की होती तो ये मुसीबत आती ही नहीं। अब जैसे मैंने आपको, असेंबली का सेशन जब शुरू होगा तो आप कहां करेंगे? जम्मू में करेंगे या कश्मीर में करेंगे? यहां आपने बहुत बड़ा असेंबली कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा था, वो कॉम्प्लेक्स आपने किस लिए खड़ा किया? उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप किन लोगों का हाउस करेंगे? अच्छा, मुलाजिम क्या दुगने लगाएंगे? जम्मू में अलग मुलाजिम होंगे, कश्मीर में अलग मुलाजिम होंगे? तो साफ तौर पर ये जो यहां पर सिविल सचिवालय का जम्मू से कश्मीर जाना और कश्मीर से जम्मू आने की प्रैक्टिस थी, हालांकि उस प्रैक्टिस में करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है, मगर जम्मू का आम कारोबारी, कश्मीर घाटी के आम नागरिक उस प्रैक्टिस को खत्म करने को सही नहीं मानते। हालांकि ऐसे लोगों की भी तादाद कम नहीं है जो ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिस खत्म हुई, बहुत अच्छा हुआ, इससे स्टेट एक्सचेकर को जो नुकसान होता था वो नुकसान होना बंद हो जाएगा, अब वो नुकसान नहीं होगा। मगर जो मैंने सवाल खड़े किए हैं, आपको इनका जवाब भी ढूंढना होगा और बताना होगा कि जिन सरकारी मुलाजमों से आपने आज से कुछ महीने पहले अकोमोडेशन छीन लिया था, अब वापस आप उनके लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं। आप स्टेट्स विभाग को कह रहे हैं कि फौरन इनके लिए अकोमोडेशन ढूंढिए, फौरन इनको बताइए कहां पर आप इनको अकोमोडेट करने जा रहे हैं। और किसी बुद्धिजीवी ने सही सवाल पूछा है, अगर ये केवल मात्र सिविल सचिवालय को फंक्शनल बनाने के लिए आप इनको यहां बुला रहे हैं तो फिर अकोमोडेशन की जरूरत क्या है? फिर तो आप इन्हें सर्किट हाउस में भी रोक सकते हैं। और दूसरी बात वो ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने अप्रैल के महीने में जब आप घाटी गए थे तब आपने इन कर्मचारियों को जम्मू क्यों नहीं भेजा? और अब जब नवंबर आ रहा है, जब सब जानते हैं कि सिविल सचिवालय घाटी से जम्मू आता है, अभी आप जो है इनको वहां से यहां क्यों बुला रहे हैं? तो साफ तौर पर यह दिखता है कि आप भी समझते हैं, अब ये समझने लगे हैं कि जो दरबार मूव को लेकर हमारा फैसला था वो थोड़ा जल्दबाजी में किया गया फैसला था, उसको और ज्यादा समय देने की जरूरत थी और लोगों को यह बताने की जरूरत थी कि बाकी सब तो बंद होगा, लेकिन जब तक कर्मचारी दोनों सचिवालयों में मुकम्मल तौर पर हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक कर्मचारी जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आते रहेंगे और ये कल्चरल एक्सचेंज जारी रहेगा।